सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पहले पार्ट जो बी है उसके सारे वन शॉट निपटा लिए। तो आज हम लोग जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं ना, तो इसमें मैं ये वाला जो वीडियो ये पार्ट्स में बनेगा। इसमें हम लोग जो पांचों चैप्टर्स है ना उसको पार्ट्स में कवर करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करेंगे और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें जो लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे उसको कवर करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल। तो देखो कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन, हमारे मैसेज एक दूसरे पे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग आर लैंग्वेजेस, सिंबल्स, साइंस, है ना। इनके थ्रू हम लोग मैसेज एक्सचेंज करते हैं। और हमारे जो कम्युनिकेशन में ना कुछ पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं जिसमें क्या क्या आता है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये 4 चीज़ें क्या करती है ना, हमको हेल्प करती है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए मैसेज, ठीक है। फिर जो हमारी कम्युनिकेशन है ना उसमें क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व है हमारा। तो देखो पहले ये पूरी एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें आएगा सबसे पहले जो हमारा सेंडर जो है ना वो क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, ठीक है। सेंडर जो है वो मैसेज भेजेगा और फिर क्या करेगा, मतलब जो जो उसको मैसेज भेजना है ना वो करेगा, फिर जो इनकोड करेगा वो, यानी वो मैसेज को कन्वर्ट करेगा इजी फॉर्म में, यानी इस तरीके से ताकि रिसीवर को समझ आ जाए बाय यूजिंग सिंबल्स एंड ऑल, ठीक है। फिर चैनल्स के थ्रू, फिर ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा चैनल्स। फिर चैनल्स के थ्रू रिसीवर उसको मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है, देन डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड करना मतलब मैसेज उसको मतलब जो मैसेज है ना उसने भेजा है सेंडर ने, उसको इंटरप्रेट करेगा, समझने की ट्राई करेगा, ठीक है, उसके ओन लैंग्वेज में। फिर क्या करेगा, फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये पूरी कम्युनिकेशन हमारा ये इन्वॉल्व है, पूरी प्रोसेस है, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। तो देखो एक्टिव लिसनिंग क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ना जो मैसेज है, जो सेंडर्स है ना, वो उसका जो मैसेज वो भेज रहा है वो हमेशा क्लियर, कॉशियस और एक्यूरेट होना चाहिए। अब क्लियर का क्या मतलब होता है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है अधिकतर, और ऐसे भी पूछ लेते हैं मैसेज कैसा होना चाहिए। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर, कॉशियस एंड एक्यूरेट। क्लियर का मतलब जो इजीली अंडरस्टूडेबल हो, ठीक है। कॉशियस का यानी पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्शियस का यानी पॉइंट टू पॉइंट बात, घुमा फिरा कर बात नहीं करना है, ठीक है। और जो एक्यूरेट का मतलब है जो सही इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट, करेक्ट, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो ये सब तो एग्जांपल्स दिए, हम लोगों को वन शॉट में फटाफट निपटाना है, तो हम लोग अच्छे से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा देख लेते हैं, ठीक है। फिर अब आता है हमारा कि हम लोग लिसनिंग स्किल। अब लिसनिंग स्किल क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक लिसनिंग स्किल, एक लिसनिंग यानी सुनने का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये उसका। अगर आप सुन रहे हो ना सामने वाले की, तो कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाती है। तो हमको क्यों सुनना चाहिए, ताकि हम इंफॉर्मेशन ले पाए, अंडरस्टैंड कर पाए सामने वाले की सिचुएशन, कुछ उससे सीख पाए, उसको कुछ सॉल्यूशन दे पाए, इसलिए सुनना, और कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, इसलिए हम लोग सुनते हैं, ठीक है। अब देखो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, अब मेन टॉपिक हमारा आया है जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक्टिव लिसनिंग। तो देखो एक्टिव लिसनिंग जो होता है ना, क्यों करते हैं हम लोग एक्टिव लिसनिंग, ताकि हम लोग सपोर्ट और एम्पैथी दिखा पाए जो सामने वाला स्पीकर जो बोल रहा है ना, ताकि उसको क्या दिखा पाए, सपोर्ट और एम्पैथी दिखा पाए, ठीक है। और इससे अगर हम लोग एक्टिव लिसनिंग करते हैं ना, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन है ना वो बहुत अच्छा होता है, और हमारे रिलेशनशिप्स भी, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है। और हम लोग सामने वाले को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। और हम लोग एक्टिव लिसनिंग से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे एक्टिव लिसनिंग की, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। देखो पहला है आई कांटेक्ट। तो देखो आई कांटेक्ट एक फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। आपको जब आप किसी से को कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो जो सामने वाला जो बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट करना है। ये क्या होता है, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और सामने वाले को एक सा साइन जाता है कि नहीं, कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसा सिग्नल सामने वाले को आई कांटेक्ट करके हम लोग भेजते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, इधर उधर देख रहे हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है गेस्टर्स। तो देखो आपके गेस्टर्स भी अच्छे होने चाहिए, यानी आपके जो हाथ पाँव, जो आप बिल्कुल स्टिल होने चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए सुनते टाइम। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर घूम रहे हो, फिर रहे हो, इधर उधर हाथ हिला रहे हो। तो ये
क्या इंडिकेट करेगा कि आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो। तो एक्टिव लिसनर जो होता है ना, उसके हाथ जो उसके पूरी बॉडी है वो कांस्टेंट रखता है, ठीक है, सुनते टाइम। फिर आता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि आपको कम्युनिकेट करते टाइम क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, राइट। क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो जैसे मोबाइल फोन बज सकता है ना। और जो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उन सबको हटा दो, जैसे फोन स्विच ऑफ कर दो या फिर वॉल्यूम कम कर दो, है ना, म्यूट पे डाल दो। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। फिर गिविंग फीडबैक। अब आपको जो भी, अब पूरी कम्युनिकेशन हो गई, अब एट द एंड आपको फीडबैक देना, सामने वाले को भी बोलना भी तो पड़ेगा ना आपको, कि वही बोलता रहेगा। तो देखो उसमें क्या करोगे कि पॉजिटिव फीडबैक कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव भी फीडबैक है ना, तो आपको पोलाइट होकर बोलना है, उसको बताना अच्छी तरीके से, भले वो कोई सा भी आपका फीडबैक हो, ठीक है। अब स्टेजेस भी पूछ ले जाते हैं एक्टिव लिसनिंग के। तो देखो एक्टिव लिसनिंग के क्या 5 स्टेजेस होते हैं। तो देखो, तो आप एग्जाम्पल से समझ लो। मैं हमेशा यही वाला एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको याद रहे, अब अलग अलग एग्जाम्पल मैं नहीं देती, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सपोज आपको 10th बोर्ड में कोई लड़की मिली जिसने बोला कि जिसने आपको बोला कि हे आपको याद है कि हम लोग नहीं, वो 12th बोर्ड में आपको लड़की मिली जो आपको 10th बोर्ड में मिल चुकी थी, ठीक है। तो वो बोल रही है आपको 12th बोर्ड में कि जो वो बोल रही है पहले तो आप उसको रिसीव करोगे, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड करोगे कि वो क्या बोलना चाह रही है, भाई क्या बोलना चाह रही है तू मुझे। फिर रिमेंबर करोगे कि उसने बोला था कि 10th क्लास में हम लोग बोर्ड में मिले थे, आपको याद है। तो आप सोचोगे कि मिला था कि नहीं मिला था भाई मैं इस लड़की से, है ना। फिर आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, है ना। इवैल्यूएट करोगे कि उस सिचुएशन को, कि कब कब कहाँ कहाँ मिला था, ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे, है ना। और जजमेंट देने का ट्राई करोगे। फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे कि हाँ मैं मिला था या फिर हाँ मैं नहीं मिली थी। तो ये स्टेजेस होते हैं पूरे, जिसमें हम लोग पहले रिसीव करते हैं मैसेज, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको रिमेंबर करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था कि नहीं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं कि फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग में सारे पॉइंट में जो आपको बता रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ये सारा इंपॉर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग का, ठीक है। यहाँ पर आज हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, जो IMP ना, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो देखो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप अच्छे से सुन रहे हो सामने वाले को, है ना। तो एक्टिव लिसनिंग कैसे आप इंश्योर करोगे, तो देखो एक एक्रोनियम है, रिस्पेक्ट से आप इंश्योर करोगे। तो वो R से क्या हो जाएगा, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। यानी सबसे पहले तो जितने आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे मोबाइल फोन, उनकी वॉल्यूम कम कर देना, है ना। टेलीविजन अगर चल रहा है तो उसको बंद कर देना। तो ये सबसे पहले तो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको हटाने पड़ेंगे। फिर सेकेंड आ जाता है ई से आई कॉन्टेक्ट, यानी जब सामने वाला बोल रहा है तो उससे आई कांटेक्ट करने का ट्राई करो। फिर एस कि अब भाई शो भी तो करो आपके गेस्चर से, आप बताओ कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, ताकि सामने वाले को भी लगे कि नहीं बंदा सुन रहा है, इंटरेस्टेड है। फिर पी से पे अटेंशन। अब अटेंशन और फोकस दो, ऐसा ही नहीं है कि बस हाँ उसको देख रहे थे, अरे आई कांटेक्ट कर रहे हो और मन कहीं और ही चल रहा है। तो फोकस्ड भी होना चाहिए, अटेंशन दो कि स्पीकर क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर ई से एम्पैथाइज, यानी जो सिचुएशन सामने वाला बंदा हमको बता रहा है ना, तो उसमें आप अपने आप को उस सिचुएशन में एक्सपीरियंस करके देखो, ठीक है। उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखो कि क्या होता अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो, ठीक है। फिर सी से क्लैरिफाइंग डाउट्स, जो भी डाउट्स है आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करो ताकि लगे कि हाँ भाई सामने वाले ने सुन रहा है मेरी बात, ठीक है। फिर टी से ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर। जब तक स्पीकर अपना खत्म ना कर दे तब तक बीच में इंटरप्ट नहीं करना, पहले उसको खत्म कर लेंगे तो फिर आप बोलना, तो ठीक है। तो ऐसे हम लोग इंश्योर करते हैं एक्टिव लिसनिंग। क्वेश्चन आ जाता है हाउ यू कैन इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, तो कैसे करोगे, तो एक्रोनियम रिस्पेक्ट से आप लोग पूरा इसको डिफाइन कर देना, तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। फिर अब आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस क्या है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ना मैं ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि देखो टाइम कम है और वन शॉट हमको करना है, तो और इससे ज़्यादा इतने क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे। जो भी बन सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी सब, ठीक है। सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम राजू गोज टू स्कूल, तो ये एक हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब आता है यूजिंग कैपिटल्स। अब ये कुछ कैपिटल्स का इसमें मिंट से आपको याद रखना है कि हमको कैपिटल लेटर कब कब यूज करना चाहिए। तो देखो मिंट से याद रखना, एम से जो है हमको सारे मंथ के जो मंथ के नेम होते हैं सब में स्टार्टिंग में जैसे फेब है तो एफ कैपिटल आएगा। अगर सिंगल आई यूज हो रहा है तो आई सिंगल हमेशा सिंगल कैपिटल यूज होगा। किसी का भी नेम है, प्लेस का नेम, थिंग का नेम है या फिर कोई सा भी नेम है तो वो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। प्लेस, रिवर, किसी का भी नेम है तो
अगर कुछ टाइटल दे रहे हो जैसे डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल, तो इसका भी कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ऐसे जितने भी स्टार्टिंग हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कैपिटल होगा, ठीक है। अब कुछ पंक्चुएशन है, 15 बेसिक पंक्चुएशन है, जैसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रोफी, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बेटा ये बच्चों की चीज़ है, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। फुल स्टॉप कब लगता है, तो किसी चीज़ को हम सबके एंड में सेंटेंस में लगता है, और किसी चीज़ को छोटा करना होता है तो लगता है। जैसे प्रोफेसर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ऐसा डॉट लगा देते हैं, डॉक्टर में हम लोग ऐसा डॉट लगा देते हैं। और कॉमा कब लगता है कि अगर हमको कुछ पॉज लेना होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें दी हो, मल्टीपल चीज़, जैसे एप्पल, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ऑरेंज, फिर कॉमा लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम लोग हमारा जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहे हो, वाह हुर्रे ऐसा करके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा दिखता है। अपॉस्ट्रोफी हम लोग कब लगाते हैं, कभी हमको शॉर्ट करना हो वर्ड्स को, जैसे लेट्स, तो ये इज को हम लोगों ने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, यहाँ पर इज नहीं लिख के हम लोगों ने लेट्स लिख दिया, ठीक है। तो इजंट हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे हम लोग अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर भी लगाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपसे पूछ लें तो क्या क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। जैसे नाउन, नाउन क्या होता है बेटा, नाउन वो वर्ड है, नाउन इज अ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, नेम और थिंग, उसका प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, थिंग का नाम, तो वो नाउन है। और प्रोनाउन क्या है, जो कि नाउन की जगह पर लगते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। जैसे अब हम लोग बार बार रीमा इज डैश, रीमा रॉट अ लेटर, फिर हम लोग उसको शी करने लग जाएंगे, एक बार हमने उसको नाम बता दिया तो, लेकिन फिर अगर शी ये सब यूज करने लग जाते, ही, शी, इज, दे, ही, शी, दे, ये यूज करने लगते, ताकि हम लोग रीमा रीमा बार बार नाम ना बोले हमारे सेंटेंस में। फिर आता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या करता है ना, हमारे वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे रीमा रॉट अ लॉन्ग लेटर, तो लॉन्ग लेटर, तो लॉन्ग है, क्या है लॉन्ग, लेटर क्या है, लॉन्ग है, तो ये क्या विशेषता बता रहे थे, एडजेक्टिव हो गया। वर्ब यानी काम करना, कि रीमा रॉट अ लेटर, तो वो क्या कर रही है, काम कर रही है, तो क्या कैसा काम कर रही है, तो रॉट, तो वो लिख रही है, तो काम करना आ गया। फिर एडजेक्टिव जो होता है ना, वो क्या करता है, हमारे जो वर्ब है और एडजेक्टिव है और अदर एडवर्ब है उसमें मीनिंग डाल देता है। जैसे रीमा क्विकली रॉट अ लेटर, तो वो कैसे लिखती है, तो क्विकली लिख रही है वो, तो ये हमारा एडवर्ब आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे उसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, ए एंड द, है ना। ए हम तब लगाते हैं कॉन्सोनेंट, जितने भी अगर आगे वाला वर्ड जो साउंड कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लोग ए लगाएंगे। और एन कब यूज होता है, जो हमारे वोवेल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसमें हम लोग एन लगा देते हैं, ठीक है। और द का तो आपको पता ही है कि किसी अगर वो एक ही चीज है, जैसे सन, तो सन एक है तो द सन, है ना, उस पर हम लोग वो लगाएंगे। फिर कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या है, तो देखो ये क्या करता है, हमारे दो नाउन, क्या सॉरी, दो फ्रेजेस, दो नाउन और दो सेंटेंस को जोड़ता है ना। जैसे एंड हो गया, और हो गया, तो अब मैं क्या बोलूंगी, शीला एंड रीमा, तो ये मेरे उसको जोड़ रहा है ना, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो नाउन्स को, यानी नाउन्स क्या है, किसी का पर्सन का भी नाम, तो शीला एंड मीना, तो ये एंड करके उसको जोड़ रहा है ना, जैसे एंड हो गया, और हो गया, तो ये जो सेंटेंस उसको जोड़ते हैं उसको कंजक्शन बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्रीपोजिशन, तो ये क्या करता है, हमारे एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, ऑन, एट, अंडर, इन, जैसे द कैट इज ऑन द रूफ, तो इसमें उन्हें जोड़ दिया, है ना। फिर आता है इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन हम हमारी फीलिंग, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए लगाते हैं, जैसे वाव, हाउ, ओ, ऑन, नो, थैंक्स, ये सब, ठीक है। फिर अब हमारा आ जाता है राइटिंग सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमारा मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें हम लोग हमारा आइडियाज और ये सब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ, अब इसके भी टाइप्स होते हैं कि देखो, जो हमारा सिंपल, अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट यानी वर्ब बेटा, ठीक है, प्रेडिकेट यानी वर्ब, तो एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ठीक है। अब आता है कि जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ही इज गोइंग, ठीक है, तो ही हमारा क्या है यहाँ पर, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग,
तो हमारा जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या है, गोइंग, कि वो जा रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ना हमारे 2-3 चीज आती हैं। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज आता है, और एक कंजक्शन आता है जो उन दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे कि आई स्टेड एट होम because I am tired. I am tired. तो देखो I stayed at home, यानी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी क्या होता है बेटा, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, और ये जो है ना आई एम टायर्ड, तो क्या भाई मैं थका हुआ हूँ, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये किस पे डिपेंड है, हमारे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, यानी हमारे जो कंप्लीट सेंटेंस है उस पर डिपेंड है भैया ये कि आई एम टायर्ड। इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, तो ये इस पे डिपेंड है हमारे आई स्टेड एट होम। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, और ये जो बिकॉज है वो हमारा कंजक्शन हो गया। तो ये देखो हो गया ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक कंजक्शन जोड़ रहा है, तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक पर्सन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं 2 टाइप के होते हैं ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, वो जो डायरेक्टली हमारे एक्शन वर्ड के द्वारा डायरेक्टली लग रहा होता है, यानी और उसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वॉट क्वेश्चन, मतलब वॉट का यूज होता है उनके क्वेश्चन में, तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट में होते हैं ना, तो उसमें हम लोग टू हुम, फॉर हुम ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक, फिर आता है हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कैटेगरी 1 है, जिसमें हम लोग पैसिव और एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं ना, तो देखो एक्टिव वॉइस में ना, अब देखो यहाँ पर ऊपर एक क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं। इसमें बोला संजय ब्रोक द ग्लास। तो एक्टिव सेंटेंस में ना क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो एक्शन कर रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा संजय है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये एक्शन कर रहा है ना कि उसने ग्लास तोड़ दिया। फिर जो द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना वो रिसीव कर रहा होता है एक्शन को। ठीक है, जैसे यहाँ पर वो रिसीव कर रहा है, तो जो ग्लास है वो टूट गया किसके द्वारा, संजय के द्वारा, तो यहाँ पर ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है एक्शन जब, तो उसको पैसिव वॉइस बोलेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे शी रॉट एन लेटर, तो उसने क्या काम किया, शी सब्जेक्ट है वो काम कर रही है, और एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर, तो रिसीव की हुआ एक्शन है ना उसके द्वारा, तो वो हमारा पैसिव आ जाएगा। अब कैटेगरी सेकंड में टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत कॉमन सेंटेंस होते हैं, जैसे आई गो टू ऑफिस, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम लोग हमारा इमोशंस और इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जैसे ओ वाओ ऐसे करके। फिर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस से एंड करते हैं हमारा सेंटेंस, एंड करते हैं फुल स्टॉप से, लेकिन उसमें कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस ऐसा आता है। ठीक है, ये यूज होता है। फिर हमारा आता है लास्ट टॉपिक के पैराग्राफ क्या है, तो देखो पैराग्राफ जो है ना ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, जिसमें हम लोग लिखते टाइम ये मेक श्योर करते हैं, मतलब पैराग्राफ में हम लोग ये पैराग्राफ में ऐसा रहता है कि हम लोग एक कॉमन चीज़ के बारे, कॉमन आइडिया के बारे में ही लिखते रहते हैं, है ना, उसी के बारे में लिखते हैं। और अगर फिर जब हम लोग डिफरेंट चीज़ लिखने जाएं तो हम लोगों को पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने स्कूल में पैराग्राफ लिखते हो ना, तो पहला फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो नेम, लोकेशन और साइज के और अदर डिटेल्स उसमें होती है। ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ में क्या होता है, वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप आपका स्कूल के बारे में लिख रहे हो, है ना, पैराग्राफ, तो आप उसकी नेम, लोकेशन, साइज वगैरह लिखोगे और डिटेल लिखोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपकी डिस्क्राइब करोगे सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल में, तो वो हो जाएगा हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।
तब हम लोग हमारा यूनिट सेकंड पे आ जाते हैं फटाफट से, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, ये बहुत अच्छा यूनिट है, मतलब इजी है। ठीक है, तो देखो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, तो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने आप को मैनेज करना। आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप आपके इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कंट्रोल कर पाओ उसको। ठीक है, जहाँ पर गुस्सा ना दिखाना हो वहाँ पर गुस्सा ना दिखाओ। नहीं तो अगर आपके पास कंट्रोल ही नहीं है और आप वहाँ पर गुस्सा दिखा रहे हो, जैसे बॉस के सामने गुस्सा दिखा रहे हो, आपके पास किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, तो आप आपकी जॉब भी खो सकते हो ना। तो एक सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हमको खुद को मैनेज करना आना चाहिए, ताकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से हैंडल कर पाएं। ठीक है, टू अचीव आवर एकेडमिक गोल्स और कॉमन गोल्स। ठीक है, फिर आता है मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। तो देखो मोटिवेशन यानी कुछ एक इंस्पिरेशन, एक अर्ज, एक डिजायर टू अचीव अ गोल। ठीक है, एक अंदर से चाह अपने गोल को यानी सक्सेस पाने की चाह है ना, किसी चीज का मोटिवेशन, कुछ करने का मोटिवेशन। ठीक है, कुछ एक इंस्पिरेशन, अर्ज जो होती है ना, वो उसको मोटिवेशन बोलते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग यानी हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छी अच्छी चीजें सोचो। तो ये सब क्या करते हैं ना, हमको जितने भी न्यू चैलेंजेस होते हैं ना, तो जितने अगर हम लोग डरते हैं ना कि क्या क्या होगा आगे, न्यू चैलेंजेस आएंगे, तो अगर आप मोटिवेटेड हो, आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप सारे न्यू चैलेंजेस को अच्छे से जो फियर है न्यू चैलेंजेस को फेस करने का, उससे ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, और एक होप रहती है और एक पॉजिटिविटी रहती है कि नहीं मैं ये कर लूँगी। ठीक है, और ये आपको हेल्प भी करता है कि बहुत हद तक हेल्प करता है कि आप आपके गोल्स को अचीव कर पाओ। ठीक है, अचीव कर पाओ और एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी सको। ठीक है, अब यही वापस मोटिवेशन आ गया है ना। मोटिवेशन मोटिव वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, यानी मोटिवेशन वही जो एक इंस्पिरेशन, एक डिजायर, एक अर्ज टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ करने की चाह है ना, जो मोटिवेशन। तो अभी मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं। देखो इसमें से क्वेश्चन बनता है, मोटिवेशन से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन नाम से समझ आ रहा है, जो अंदर से आता है। ठीक है, इसमें कोई हमको हम लोग किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए मोटिवेट नहीं होते, ये हमारे अंदर से आता है ऑटोमेटिकली, टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आता है ये अंदर से, ये किसी रिवॉर्ड, बोनस, इस चीज के लिए नहीं होता, ये अपने अंदर से आता है ताकि हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, और कभी हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे इम्पोर्टेंट है, अगर हमको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करना, तो हम लोग वो करते हैं ताकि हम लोग हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, ताकि हम लोग इंजॉय कर पाएँ चीज़ें और सेटिस्फेक्शन मिल पाए हमको। ठीक है, और अचीव कर पाए हमारे गोल। फिर और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ना, ये रिवॉर्ड्स और बोनस और इन सब से बाहर से जो मोटिवेशन आता है, जैसे आपने बॉस ने आपको बोला कि जो अच्छा काम करेगा, हार्डवर्क करेगा, उसको मैं बोनस दूंगा या फिर प्रमोशन दूंगा, तो ये आपको मोटिवेट किया हार्डवर्क करने के लिए, है ना। तो आप इसके थ्रू आप मोटिवेटेड हुए ना, और आपने हार्डवर्क चालू किया, तो ये बाहर से आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर है ना, तो ये पर्सन को हमेशा हैप्पी रखता है। ठीक है, और एक अच्छा बढ़िया सा रिलेशनशिप सबके साथ मेंटेन करके रखते हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, वो लोग अलग ही दिखते हैं कि नहीं भाई पॉजिटिव है, तो लोगों को भी उनसे बात करने में मजा आता है। और अदर साइड जो नेगेटिव लोग होते हैं, तो आप देखोगे ना, वो नेगेटिव हमेशा रोना धोना ये सब करेंगे, तो लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, अरे ये तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो उनको नेगेटिविटी फील होती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, इसलिए आपका रिलेशनशिप अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं। और एक कहीं ना कहीं ये चांसेस आपके चांसेस इंक्रीज कर देता है सक्सेस के। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना, तो हमेशा पॉजिटिव चीजें होती हैं आपके साथ। ठीक है, तो एक ये सक्सेस का भी जरिया है, सक्सेस पाने का भी जरिया। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप हमेशा अच्छे रहोगे, क्लियर डिसीजन ले पाओगे, तो सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाने में अच्छा मतलब इम्प्रूव करता है। और जो लाइफ की सिचुएशंस है, चैलेंजेस हैं, उनसे भी ओवरकम करने में, जो डिफिकल्टीज आती है उनसे भी ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तब क्या वेज है आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हो, तो आपका एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ स्टार्टिंग से ही कि कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, हंसो, और अपने जो आपने टास्क करने हैं आपको, वो टास्क करो। ठीक है,
और अपने माइंड को पूरी पॉजिटिविटी से भर दो। बुक्स रीड करो, मोटिवेशन बुक्स रीड करो, म्यूजिक सुनो, इंस्पायरिंग मूवीज देखो, है ना। जो अपने पिछली बार गलती करी थी तो उनसे सीखो, अपने लर्न फ्रॉम फेलियर्स, पीछे जो गलती करी थी अपनी मिस्टेक से सीखो, है ना। और प्रेजेंट में फोकस करो। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कैसा आती है, पास्ट और फ्यूचर का फोकस करने पे आती है, तो प्रेजेंट में जियो, तो ये क्या रहेगा, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर देता है, ठीक है। फिर आता है इसमें वही कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं कि हम लोग लॉन्ग रन तक कैसे एक पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हैं। तो देखो, फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, यानी अपने योगा करो। योगा एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप पॉजिटिव रह सकते हो, है ना। तो इससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपकी रख पाओगे। हेल्दी डाइट रखो, एक बैलेंस डाइट रखो जिसमें आपको ये खाना ही है तो खाना, एक रूल रखो, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड पूरे मैनर में आपका पूरा शेड्यूल रखो। ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, तो देखो स्ट्रेस का ऐसे होता है ना, अगर जैसे असाइनमेंट टाइम पे करो, ठीक है। स्ट्रेस का ऐसे होता है जैसे कल एग्जाम में मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो इससे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव थिंकिंग आती जाएगी, है ना, अंदर। तो लेकिन अगर आप सारी ऑर्गेनाइज चीज़ में सब चीज़ करोगे कि सारी डेडलाइन पे सारा काम कंप्लीट कर दोगे, असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट कर दोगे, अच्छे से नोट्स ऑर्गेनाइज रखोगे, तो स्ट्रेस ही नहीं होगा, अरे भैया मैंने तो सब पढ़ा है, और पॉजिटिव रहोगे, मेरा तो पेपर ही अच्छा जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। एडुकेट स्लीप लो, अच्छी स्लीप लो। तो और हॉलीडेज पे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाओ, है ना, घूमो फिरो, एंजॉय करो यार लाइफ। तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर देता है एक बंदे के अंदर, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या है, उसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। तो देखो स्ट्रेस क्या है, फीलिंग अपसेट, एनॉय फील करना, होपलेस फील करना, एंग्री हो जाना छोटी छोटी बात पे, है ना, होपलेस हो जाना, इरिटेट हो जाना हर एक चीज पे, है ना। सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसके गोल अचीव नहीं कर पाएगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो इन चीज़ों में इन सिचुएशंस में आप आपके इमोशंस को आपके अपने आप को कैसे मैनेज करोगे। तो यहाँ पे कुछ वेज दिए हैं कि आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो। तो देखो, अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना तो अपने पॉजिटिव सोचना चालू कर दो, ठीक है। नेगेटिव वाली चीज़ें ना उनको थोड़ा निग्लेक्ट करो, ठीक है, कि पॉजिटिव सोचो और आपकी वो सिचुएशन में क्या गलत हो रहा है, यानी आप क्या गलत कर रहे हो वहाँ पे एनालाइज करो और इजी मतलब अंडरस्टैंड करो, तो आपको ये इजी होगा उससे ओवरकम करने में, है ना। और फिर क्या करो, जितने भी आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं ना उसकी एक शीट बना लो, उसमें वो सारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स लिख दो, ठीक है। और हमेशा प्रेजेंट में सोचो, ठीक है, प्रेजेंट में सोचो, पास्ट और फ्यूचर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो, है ना, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, शेयर करो अपनी फीलिंग्स, है ना। मेडिटेशन करो, योगा करो, और जब जब आप नेगेटिव फील करो, थॉट्स आए अपने मन में, तब वो शीट जो आपने बनाई थी ना, वो आपकी छोटे छोटे अचीवमेंट्स की, वो देख लेना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, है ना। फिर आता है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होते हैं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे कौन होते हैं, वो बंदे जिनको पता है कि उनको सक्सेस हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है, क्यों करना है, उनको पता है कि क्या क्या स्टेप्स लगेंगे एक सक्सेसफुल मैन बनने में या विमेन बनने में, है ना। तो वो पर्सन जो और जो एंड जिसको पता होता है कि क्या क्या स्टेप्स नीडेड है ताकि वो उसका जो गोल है, उसका जो रिजल्ट्स है, वो उसको अचीव कर पाए, है ना। तो ये इसको हम लोग गोल ओरिएंटेड भी बोलते हैं, यानी किसी को मतलब वो बंदे जिनको अपना गोल को चाहने की इच्छा है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड है, जिनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, गोल को अचीव करना कितना ज़रूरी है, और जो पूरा फोकस्ड होते हैं उनके गोल पे, है ना। नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, ठीक है, और वो उसको अचीव करके रहते हैं। तो ये होते हैं गोल ओरिएंटेड बंदे, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे। तो अब कैसे बने रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे, तो देखो अपने जो गोल्स हैं उसको क्लियर रखो, यानी एक ही गोल रखो, स्विच नहीं करो, क्लियर होंगे गोल। फिर उसको एक्शन प्लान बनाओ, है ना, कि आपको कैसे कैसे आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव दैट गोल, है ना। तो क्या क्या स्टेप्स लगेंगे कि हम लोग उसको अचीव कर पाए, क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इसमें आप लोग उसको मैनेज करोगे, है ना। यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स। सपोज आपका 12th का आपको कुछ एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपकी सही रिसोर्सेज क्या होगी, आपकी बुक्स होंगी। स्टूडेंट्स के लिए सही रिसोर्सेज क्या है, उसकी बुक्स हैं, है ना। तो वो रिसोर्सेज जो लग रही है, राइट रिसोर्सेज लो। सबसे पहली बात, अपने मेंटर्स, अपने पीयर से कम्युनिकेट करो, ताकि कम्युनिकेट करो कि ये गोल के बारे में आपने जो किया है कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं, और उनसे थोड़ा सा अपने टीचर सीनियर इनसे पूछो ताकि आप लोग रियलिस्टिक गोल सेट कर पाओ। कैलेंडर बनाओ,
ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे अपनी प्रोग्रेस लिखो कि ये प्रोग्रेस मैंने इतने इतने टाइम पे की, ठीक है। और वर्क हार्ड करो। अब देखो अचीव करना है तो वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा। फिर आता है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग क्या है, तो अपने गोल सेट करना। तो ये गोल सेटिंग क्या करता है ना, हेल्प करता है अपने आप को कि अपने को क्या बनना है, क्या क्या चाहिए अपने को इन फ्यूचर, और वो कैसे अचीव होगा, है ना, और हम हमारी सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे। तो गोल सेटिंग ये करने में हमको हेल्प करता है। अगर अपना गोल सेट है तो इससे हमको मदद मिलती है कि हमको क्या बनना है, कैसे हम लोग हमारी सक्सेस मेजर करेंगे और कैसे उसको अचीव करेंगे, ठीक है। तब हमारा एक स्मार्ट एक्रोनियम है जिससे हम लोग जिसको यूज करके हम लोग समझेंगे कि एक गोल सेटिंग क्या होता है, मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब गोल सेट करते टाइम हमको क्या याद रखना चाहिए। तो देखो ऐसे स्पेसिफिक, हमें हमेशा स्पेसिफिक गोल, एक गोल लेना है ना, ज़्यादा एक ही गोल पे कॉन्सेंट्रेट करना, तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे। एक ही टारगेट रखना है, ज़्यादा टारगेट्स नहीं रखने हैं। फिर गोल जो है अपना मेजरेबल होना चाहिए, यानी जो गोल है हमारा उसको हम लोग मेजर कर पाए। अब आप काम करते जा रहे हो लेकिन आपके पास, आपको पता ही नहीं है आपने कितने सक्सेस की, कितना क्या, तो वो मेजरेबल होना चाहिए, है ना, कि आपको पता चल पाए कि आपका गोल अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर आता है एक्शन ओरिएंटेड। तो देखो अब आपने प्लानिंग कर ली, सब कर लिया है ना, तो आप सिर्फ प्लान पे ही थोड़ी ना छोड़ोगे, आपकी जो एक्शन प्लान है उसको, जो प्लान है उसको एक्शन में भी तो बदलना पड़ेगा। तो उसको आप लोग इम्प्लीमेंट भी करोगे, है ना। दो, ठीक है। अब गोल आपका ऐसे सोचने पे ही थोड़ी ना आ जाएगा, तो जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करो, जो आपने एक्शन प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करो। और फिर आ जाएगा रियलिस्टिक। तो देखो जो आपने गोल सेट किया है ना, तो उसको वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी के हिसाब से गोल सेट करो, यानी जो रियल हो, जिसको आप अचीव कर पाओ रियल में, ठीक है, हवा में नहीं गोल बनाने। फिर आता है टाइमली। तो देखो हर एक गोल की डेडलाइन होनी चाहिए कि इतने टाइम तक मुझे ये गोल अचीव करना है। अगर आप डेडलाइन ही नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कब अचीव करना है, आप तो पूरी जिंदगी अचीव ही करते रह जाओगे, फिर तो गोल ही नहीं होना, पता नहीं फिर तो कहाँ गए, ठीक है। तो डेडलाइन होनी चाहिए कि 5 साल की है, 5 साल में ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतना हो जाना चाहिए, तो ये गोल है, ठीक है। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपनी नीड्स, अपने डिजायर, अपनी हैबिट्स, अपने थ्रेट्स, अपने बिहेवियर, अपनी फीलिंग, है ना, जो अपनी स्ट्रेंथ, सबको क्या करना, एनालाइज करना, यानी अवेयर होना उनका कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी हैबिट है, क्या डिजायर है, अपने आप को जानो, है ना, सेल्फ अवेयर हो। तो क्या है, पहला स्टेप ये होगा कि आप अवेयर रहो आपके इमोशंस पे, है ना, आपको आपके इमोशंस पे अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड आता है कि हमें हैबिट बना लेनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हम लोग कैसे हमारी फीलिंग्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको हमें इमोशंस पे अवेयर होना है कि आप कब सैड होता है, आप कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, और ये सारी चीज़ें। और थर्ड स्टेप में ये बोला गया है कि आपको आपकी जो पर्सपेक्टिव जो है ना उसको एक्सपांड करना चाहिए, उसको और वाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी अवेयरनेस है जिसको हम लोग कर सकते हैं, यानी बेसिकली आपको आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस पे अवेयरनेस होनी चाहिए। या आप कब सैड हो रहे हो, कब मतलब आपका क्या नेचर है, कब आपको सिक, मतलब कब सैड हो जाते हो, कौन सी अच्छी नहीं लगती बात है ना। इमोशंस को आप लोग कैसे अवेयर हो, आपके इमोशंस कब कैसे बदलते हैं, है ना, कब आपकी फीलिंग्स को आपको ट्रैक करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है हमारा पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो देखो पर्सनालिटी क्या है, तो देखो प्लस पर्सनालिटी में सारी चीज़ें आ जाती है, थॉट्स आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती है, आपके बिहेवियर, है ना, ये सारी चीज़ें जो एक पर्सन को यूनिक बनाती हैं। ये चीज़ जो एक पर्सन को डिफरेंट बनाती है दूसरों से और एक यूनिक वे में प्रेजेंट करती है, तो वो होती है हर एक बंदा की पर्सनालिटी। हर एक बंदे में एक यूनिक चीज़ होती है जो कि उसको दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। और आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बिहेवियर, आपका नेचर, इन सब से रिफ्लेक्ट की जाती है, नॉट ओनली आपके अपीयरेंस से बट आपके बिहेवियर, आपका नॉलेज और आपकी सारी चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी बताई जाती है, ठीक है। अब देखो पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, तो जो
तो यहाँ पे 5 पैरामीटर्स डिस्क्राइब किए गए हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के, जिसको बिग 5 फैक्टर थ्योरी भी बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैंने देखो पर्सनालिटी पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पूरा इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, 2 नंबर या 1 मार्क में। ठीक है, तो बिग 5 फैक्टर थ्योरी से भी बनने के चांसेस है, आप वो वाला जाके वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो 5 फैक्टर मॉडल भी इसको बोलते हैं। तो पहला आता है ओपननेस। तो देखो ओपननेस यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, एडवेंचरस है और बहुत ओपन माइंडेड है। उसको बहुत पसंद है नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से दोस्ती करना, नई नई प्लेसेस पे जाना, विजिट करना, नई नई प्लेसेस, नई नई चीज़ें सीखना। तो ये वाले जो पर्सनैलिटी होते हैं ये ओपननेस वाला होता है ना, ये वाला बिहेवियर ओपननेस। ठीक है, यानी जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, एडवेंचरस है, नई नई चीज़ें सीखने का शौकीन है, नए नए लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, नए नए प्लेसेस विजिट करना, तो ये ओपननेस को बताता है। ठीक है, फिर आता है जो कॉन्शियसनेस। तो जो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, यानी बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो अपना वर्क अपना टाइम पे करता है, सारी डेडलाइंस उसकी वर्क की होती है और वो उस पर कंप्लीट करता है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में अपनी लाइफ जीता है। ठीक है, और उसको दूसरों की फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा केयर होती है, रेदर देन वो खुद के बारे में इतना नहीं सोचता जितना दूसरों बारे में सोचता है। तो ये कॉन्शियसनेस यानी ये वो वाले बंदे होते हैं। ठीक है, कहता है एक्स्ट्रावर्जन। तो एक्स्ट्रावर्जन यानी एक्सट्रोवर्ट, ये वो वाले इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनको बहुत सारे लोगों के साथ रहने का शौक होता है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों के सराउंड में रहने का बहुत शौक होता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, है ना, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इजीली बना लेते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन। फिर आता है एग्रीएबल। तो ये वाले जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, ये वाले पर्सन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म होते हैं और हर एक सिचुएशन को कोऑपरेट करते हैं और हर एक सिचुएशन में एग्री हो जाते हैं ये लोग बेचारे। ठीक है, हर एक सिचुएशन में एग्री हो जाते हैं और हर एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं और दूसरों की केयर करते हैं। ठीक है, फिर न्यूरोटिज्म। तो ये वाले जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, ये वाली ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है इनको, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहते हैं, थोड़े से डिप्रेस्ड से रहते हैं और यानी सारी अदर सिमिलर जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, इनके अंदर वो सारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं हर एक चीज़ का। ठीक है, फिर आता है हमारे कुछ, ये तो हमारे कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, हमारे बिग 5 फैक्टर थ्योरी थी। अब आते हैं कुछ कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर यानी अनहेल्दी और रिजिड थिंकिंग, जो जो रिजिड थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न्स है ना, यहाँ पर हम लोग वो देखेंगे। तो ये 3 क्लस्टर में डिवाइड है। पहला है सस्पिशियस। ठीक है, सस्पिशियस वाले लोग ना लोगों पे, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट सा इनको रहता है लोगों से। ठीक है, तो उसके अंदर आता है पहला पैरानॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये वाले पर्सनैलिटी वाले लोग क्या करते हैं ना, ये वाला डिसऑर्डर में क्या बोला गया कि ये लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट करते हैं ना, इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ठीक है, और ये लोग ना दूसरों के लिए थोड़े से ग्रजेस भी रखते हैं दूसरों के प्रति। ठीक है, फिर आता है हमारा सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जिसमें ना ये पीपल जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट होता है इनको, मतलब ये ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप किसी से भी नहीं रखते, सोशल एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और ये लोग मतलब इन लोगों को ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप ज़्यादा किसी से रखना पसंद नहीं होता है, सोशल रिलेशनशिप किसी से रखना पसंद नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते। ठीक है, बहुत लिमिटेड इनके रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है सिजोप्टिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले जो बंदे होते हैं ना, ये ना अपने इनको ऐसा लगता है ठीक है, कि ये किसी को भी इन्फ्लुएंस कर देंगे अपनी बातों से। ठीक है, अपने थॉट्स से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो वाले होते हैं लोग। फिर आता है क्लस्टर बी, इमोशनल इम्पल्सिव। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, इनका बहुत अनस्टेबल मूड और बिहेवियर रहता है और ये अनस्टेबल रिलेशनशिप रहते हैं और इमोशनल इंस्टेबिलिटी इनमें रहती है। तो पहला आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले जो पीपल होते हैं ना, ये लोग कोई किसी रूल्स रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं करते, ना मानते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और ये लोग में ना क्या क्या आ जाता है, ये लोग चोरी भी करते हैं, दूसरों को हर्ट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं,
है ना, और उनको दूसरों को हर्ट करने के बाद कोई गिल्ट भी नहीं होता, ठीक है, कि मैंने इसके साथ गलत किया। वो कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते, ठीक है, और ये लोग कभी कभी अल्कोहल और ड्रग्स के एडिक्टेड भी हो जाते हैं। फिर आता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग ना लोग बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि हम लोग इनको बहुत ज्यादा ट्रबल फेस होता है इनके इमोशंस को कंट्रोल, ये मतलब इनके अंदर इनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, और जिससे इनका अनस्टेबल रिलेशनशिप होता है, और कभी कभी ये अपने आप को सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं जब वो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं। तो फिर आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये वाला जो डिसऑर्डर है ना, इसमें लोग बहुत ज्यादा, ये वो वाले बंदे हैं जो बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर हो जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का ट्राई करते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। फिर आता है हमारा नैर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है ना, पीपल बिलीव, ये बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ये अपने से ऊपर किसी को भी नहीं मानते, ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए, ठीक है, और अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सजरेट करके बताते क्योंकि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फिर आता है एंशियस। तो एंशियस ये वाले जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से भरे होते हैं, बहुत ज्यादा वरी होते हैं, इनको बहुत ज्यादा डर होता है ना। तो इसमें क्या आता है, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले जो लोग होते हैं बहुत शाय होते हैं, और ये इनको बहुत ऑकवर्डनेस होती है दूसरों के सामने, है ना, और इनको डर रहता है कि ये कहीं किसी के सामने रिजेक्ट ना हो जाए, है ना, और बहुत ज़्यादा सोशल सिचुएशन से ये बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, ये ज़्यादा सोशल में ऐसा जाना, है ना। फिर आता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें जो है ना डिपेंडेंट वाले ये लोग रहते हैं ना, नाम से समझ आ रहा है, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ये अपने डे टू डे ऑपरेशंस भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाते, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, बेसिकली। फिर आता है, और ये कभी भी अलोन लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि अलोन रहेंगे तो इनके डिसीजन कौन लेगा, ठीक है, हर इमोशनल फिजिकली सब चीज के लिए ये लोगों पे डिपेंड है। फिर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस पे, यानी जो परफेक्शनिस्ट नहीं होते, ये परफेक्शन बहुत ज्यादा इनमें होता है, और अगर ये कुछ चीज परफेक्ट नहीं कर पाते तो ये लोग बहुत अपसेट से हो जाते हैं, ठीक है, और ये इतने ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं कि ये अपने प्रोजेक्ट या टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर इतने फोकस्ड हैं अपने टास्क को लेकर कि ये रिलेशनशिप्स भी निग्लेक्ट कर देते हैं। फिर आता है कुछ स्टेप है कि इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कैसे ओवरकम कर पाए। तो लोगों से बात करो, अपनी फीलिंग शेयर करो, है ना, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, और ताकि आपकी कि आप कैसे अपना हेल्दी माइंड, आपकी बॉडी को कैसे हेल्दी कर सकते हो, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में जो भी सिचुएशंस आ रही है उसमें कॉन्फिडेंस से उनको हैंडल करो, है ना, हॉबीज जैसे म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इनमें इंगेज रहो, और पॉजिटिव सोचो, और बाय चैलेंजेस जैसे वर्ड यूज करो रेदर देन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा यही वाला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग हमारे थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स करेंगे। ये मैं आपको बुक से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे पिक्चर्स हैं ना, तो पिक्चर से आप ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग पहले जो हमारे पहले के जनरेशन में पहले के ज़माने में क्या होता था, सारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं, स्कूल फीस होती है, सब एक कॉपी पेन पे लिखा जाता था, ठीक है, खुद लिखते थे वो लोग हाथ से। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करते। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट और इन सब का यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्प्रेडशीट समझते हैं। स्प्रेडशीट क्या है, तो स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और जिसमें हम लोग हमारे डेटा को सिस्टमेटिकली स्टोर कर रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, ठीक है, और उसमें बहुत सारी टाइप की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं बाय पुटिंग द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये हमारी स्प्रेडशीट। अब हमारी स्प्रेडशीट तीन टाइप्स की होती है। देखो, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक लिबर ऑफिस कैल्क और एक गूगल शीट्स, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट स्प्रेडशीट हमारी अवेलेबल की है। ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमने उन्हें जो तीन पॉपुलर है ना वो बताई है इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ना लिबर ऑफिस कैल्क का सारा फंक्शन देखेंगे। तो देखो सारी जो जितनी भी ये बोल सकते जितनी भी स्प्रेडशीट्स है ना हमारी, तो ये अगर आप एक सीख गए ना, आप लिबर ऑफिस कैल्क सीख गए ना, तो आपको सारी स्प्रेडशीट्स आ जाएंगी, दूसरी पे आ जाएंगी, सबके सेम ही यूज है, ठीक है।
तो अगर आपको स्टार्ट करना है लिबर ऑफिस कैल्क तो आप लोग कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। देन आप विंडो में जाकर सर्च बार में यहाँ पर देखो, इसलिए मैंने आपको बुक का प्रिफरेबल नोट से नहीं पढ़ा, इससे पढ़ाया। तो यहाँ पर आप विंडो में जाके सर्च बार में जाके सर्च करोगे और यहाँ पर लिबर ऑफिस कैल्क सर्च करना, फिर यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, फिर उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और फिर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर एक शीट आएगी, तो वहाँ पर आप आपका स्टार्ट टाइपिंग, आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपने डेटा को लिखना स्टार्ट कर सकते हो, एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे स्प्रेडशीट के, तो देखो उसमें क्या क्या होता है, रोज होती है, कॉलम्स होते हैं और सेल होता है। देखो रोज यानी रोज हमारी कौन सी हो गई, ये सारी जो है हमारी रोज हैं, ये रोज हैं, ये सारे जो हो गए ये सी डी ये जो लिखे ये हमारे कॉलम्स हो गए, है ना। फिर सेल क्या होता है, तो ये जो सेल जो है जिसमें ये हमारी जो रोज और ये जो हमारी रोज और ये जो कॉलम्स है जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हैं ना हर जगह पर, ये हमारे सेल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे सेल होते हैं। फिर और ना हम लोग जो भी हमारे सेल में लिखेंगे ना वो हमारे जो फॉर्मूला बार है ना, ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बार है यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ सेल में लिख रहे हो ना तो ये सेम यहाँ पे लिखा आपने सेल A1, तो यहाँ पर भी अपीयर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। फिर आता है हमारा नेम बॉक्स। तो बेटा नेम बॉक्स जो होता है ना उसमें हमारी जो सिलेक्टेड सेल्स होते हैं ना उसकी लोकेशन लिखी हुई होती है, ठीक है। जैसे A1 हो गया ऐसे करके, ये यहाँ पर हमारा ये नेम बॉक्स होता है हमारा, और यहाँ पर जैसे ए हमारे जो सेल और कॉलम है ना दोनों की लोकेशन लिखी होगी वहाँ पर। अब जैसे ए पे हमारा जो है ना क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर A कॉलम है हमारा और जो 1 का जो है वो रो है ना। मतलब इधर साइड जो है वो हमारा क्या आ गया 1 आ गया और इधर जो आ गया A आ गया, तो यहाँ पर A1 वहाँ पर ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आता है वर्कशीट्स। तो वर्कशीट क्या है, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ना इस पिक्चर में ये वर्कशीट है, देखो कितने सारे सेल रेक्टेंगुलर सेल्स हैं इसमें, है ना। और जब हम लोग फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं ना तो हमको एक ब्लैंक वर्कशीट आती है जिसको शीट 1 के नाम से जानते हैं। और वर्कबुक क्या है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं, यानी ऐसी शीट्स उसमें 3-4 मतलब एक से ज़्यादा होती है, तो वो होती है हमारी वर्कबुक्स, ठीक है। फिर आता है हमारा अब देखो अब क्या स्प्रेडशीट क्या परफॉर्म करता है, बेसिक फंक्शन है उसके, जैसे एंटर डेटा को एंटर करना। तो डेटा को एंटर करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले सेल पे क्लिक करना है ना, फिर जो भी डाटा आपको एंटर करना है वो एंटर कर देना जो भी जैसे। और आप लोग ये नोटिस करोगे कि जो भी आप लोग टाइप करोगे वो फॉर्मूला बार में आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। फिर जैसे ही आप लिखना खत्म कर दोगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो लिखना। तो देखो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो ना, जैसे राइस लिखा तो वो हमेशा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर लेफ्ट अलाइन पे कर देता है, इस साइड कर देता है। और अगर आपने नंबर लिखा हो ना तो नंबर जो है वो आपका राइट अलाइन पे आ जाता है। तो हमेशा ये याद रखना, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट ऐसा करता है, जो आपका टेक्स्ट है उसको लेफ्ट अलाइन कर देता है और जो नंबर है वो राइट अलाइन कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करें तो हमको हमेशा स्टार्टिंग इक्वल्स टू लगा के करनी होती है, ठीक है। फिर अब टाइप्स ऑफ डेटा, तो टाइप्स ऑफ हमारे पास 3 टाइप के टाइप्स ऑफ डेटा है, यानी वो टेक्स्ट है 3 मेन टाइप्स है, टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटा को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखो आपको ये तो पता ही है ना कि टेक्स्ट क्या है ना, नंबर से होते, तो ये तो मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट के तौर पे हम लोग नेम लिख सकते हैं, नंबर भी हम लोग नंबर के तौर पे हम लोग जैसे क्वांटिटीज़, कितनी क्वांटिटीज़ वो लिख सकते हैं, ये सब है ना। फिर आता है हम लोग एडिट कैसे करेंगे सेल को, डेटा को हम लोग एडिट कैसे करेंगे। तो अगर हम लोगों को पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि हम लोगों को डबल क्लिक करना है सेल पे जिस पे हम लोगों को एडिट करना है। फिर वहाँ पर आपको जो भी एडिशनल टेक्स्ट आपको टाइप करना है ना, आप लोग टाइप कर दो, या तो फॉर्मूला बार में कर दो या यहाँ पे कर दो, फिर एंटर कर दो। फिर सेकंड स्टेप ये होगा कि आप लोग जो भी आपको एडिट करना है उस पर क्लिक करोगे। फिर ये सेकंड मेथड है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जिसपे भी जिसको भी एडिट करना है उस सेल पे क्लिक कर देना, ठीक है। और उस टेक्स्ट को करेक्ट कर देना, जिस टेक्स्ट को आपको फॉर्मूला बार में जाके करेक्ट कर देना, तो वहाँ पर और एंटर कर देना,
फिर आ जाएगा मेथड थर्ड क्या होगी, अगर आपको पूरा कम टेक्स्ट को ही पूरा बदलना है तो आप क्या करोगे, सेल पे क्लिक करोगे और स्टार्ट कर देना न्यू, मतलब न्यू चीज स्टार्ट करने लग जाना है ना, नई न्यू टेक्स्ट टाइप करने लग जाना और एंटर कर देना, तो वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिलीट करना है सेल को तो आप एज सिंपल एज दैट क्लिक करोगे, जिस सेल पे डिलीट करना है उस सेल पे क्लिक कर देना और कीबोर्ड में जाकर डिलीट की प्रेस कर देना। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल डिलीट करने हैं, ठीक है, अगर आपको पूरी एंटायर रो डिलीट करनी है तो क्या करोगे, तो पूरे एंटायर रो को सिलेक्ट करके उस पर डिलीट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स लिखा बताया है कि देखो अगर आपको एंटायर रो करनी है डिलीट तो आप ये वाला जो दिख रहा है ना इस पर क्लिक करोगे, जोन सी भी रो करनी है ना तो इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पूरी रो आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कॉलम करना है तो आप ये जो ऊपर जो कॉलम लिखे होते हैं ना ये ABCD, इन पर क्लिक कर दोगे तो वो वाला कॉलम पूरा हो जाएगा। अगर पूरी वर्कशीट करनी है तो यहाँ पर ग्रे कलर का लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना तो पूरी वर्कशीट वो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करने हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग सेल्स है ना उसको क्लिक करना, मतलब उस पर क्लिक करना और होल्ड कर कर माउस को ड्रैग कर देना तो आपके रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर अगर आपको हाँ, और इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है ये वाले फंक्शन करने में कि अगर आपको एक जैसे इसमें बताया है ना कि आपको ये वाला थर्ड वाला करना है, फोर्थ वाला नहीं करना, आपको फिफ्थ वाली रो करनी है ना, तो अब कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सिलेक्ट कर लेना ये वाली रो है ना जो से आपको करनी है, तो उस पर आप सिलेक्ट करोगे, फिर आपको कंट्रोल की होल्ड करके रखनी है और फिर दूसरा वाला फिफ्थ वाला सिलेक्ट कर लेना, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आपको सेव करना है स्प्रेडशीट में तो आप लोग क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करना, वहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा फाइल पे क्लिक करा, फिर यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, फिर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा कि सेव एज, तो ये क्या डायलॉग बॉक्स अपीयर कर देगा, सेव एज, तो वहाँ पर आपको फाइल का नेम और टाइप करके आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आपको क्लोज करनी है तो फाइल पे जाके क्लोज का यहाँ पर ऑप्शन आएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो क्लिक कर देना। अगर ओपन करना है तो सेम फाइल पे जाकर ओपन कर देना यहाँ पे और क्लिक कर देना तो ओपन हो जाएगी। अगर प्रिंट करना है स्प्रेडशीट तो फाइल पे जाओ, जैसे इसमें दिख रहा है फाइल पे जाओ और प्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा, ये लिखा है यहाँ पे Ctrl+P, इस पर क्लिक कर देना, या फिर आप Ctrl+P मतलब Ctrl+P शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर प्रिंट पे जाकर भी फाइल पे जाकर कर सकते हो। ठीक है, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें प्रिंटर कितने पेजेस का चाहिए, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करनी है, वो यहाँ पर आप ये जो पूरा दिख रहा है ना ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना और ओके कर देना तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है वर्किंग विद डेटा एंड फॉर्मेटिंग। अब इसमें कुछ स्प्रेडशीट के अगर हम लोगों को एडिशन करना है ना, प्लस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो बेटा ऐसे बहुत सारे वेज है जिसमें हम लोग मतलब एडिंग कर सकते हैं वैल्यूज। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम लोगों को कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो इक्वल्स टू का हम लोग साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इक्वल्स टू का साइन लगा के क्या करेंगे हम लोग, तो पहला तरीका तो ये है कि जिसमें आप लोग डायरेक्टली ऐड कर दो, मतलब लिख दो ना 73 + 89 + 78 ऐसे करके, तो ये जो चीज़ है ना ये फॉर्मूला बार में भी अपीयर हो जाएगी। ठीक है, और एंटर कर देना तो 240 आंसर आ जाएगा और फॉर्मूला बार में जो आपने फॉर्मूला लगाया है ना वो शो हो रहा होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपने क्या कहाँ मिस्टेक की। ठीक है, फिर आता है दूसरा तरीका ये एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस को भी करके कर सकते हो, पहले तो आप इक्वल्स टू का साइन लगाओगे है ना, फिर आप क्या करोगे ये इंग्लिश वाले पे क्लिक कर देना तो यहाँ पर B2 लिख के आ जाएगा, फिर प्लस करना, फिर मैथ्स वाले पे क्लिक कर देना, फिर प्लस करना, फिर इस पर क्लिक करना, तो ये सेल रेंज आ गई हमारी, इसलिए इसका सेल एड्रेस, ये जो सेल एड्रेस है B2 C2 ये सब आ गया, फिर एंटर कर दोगे तो ये जो सेल एड्रेस है हमारा फॉर्मूला बार में जो हम लोग मतलब दिखने लग जाएगा जो हम लोगों ने सेल एड्रेस लगाया और हमारा 240 आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी वे है करने का। फिर आता है हमारा, अब आप लोग माउस के थ्रू भी फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो, तो पहले क्या करोगे, पहले तो इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, फिर है ना इंग्लिश वाले पे 66 पे क्लिक कर देना इंग्लिश वाले मार्क्स पे, फिर प्लस करना, फिर मैथ्स वाले मार्क्स पे क्लिक करना, फिर प्लस करना, फिर साइंस वाले, फिर एंटर कर देना तो आपका आ जाएगा है ना। बट हमारे पास एक और तरीका है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग सम फंक्शन। इसमें क्या होगा ना, आप लोगों को क्या करना है, टाइप करना है इक्वल्स टू और ऐसा सम लिख देना है। ठीक है,
ठीक है, तो सम लिख दोगे ना। अब आप लोगों को क्या करना रहेगा, देखो सम लिख दे, इक्वल्स टू सम लिख दो और आपने ऐसा ब्रैकेट ऑन कर देना है, ये ऐसे करके सम लिख के यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट ऑन कर देना। फिर जो इंग्लिश वाले मार्क्स है ना, उस पर क्लिक करके हमारा माउस ऐसे ड्रैग करना है ना, इतना तो आपको आता ही होगा आई थिंक, ऐसे ड्रैग करना तो सारे जो सेल एड्रेसेस है ना उसमें लिखा जाएंगे, और फिर एंटर कर दोगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर हम लोगों को एंटर करते पहले हम लोगों को ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर करना है, ठीक है, ये मत भूलना। फिर आ जाता है हमारा, लेकिन अगर उसके पास उसको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं तो क्या उसके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स हो गए तो सबका वो एक एक अलग करके ऐसा करेगी क्या, नहीं, तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले सेल पे क्लिक करना है फॉर्मूला के साथ, ठीक है, फिर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे कॉपी का यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिख रहा है वो दिखेगा, या फिर हम लोग Ctrl+C भी कर सकते हैं अगर हमको कॉपी करना है, अगर कट करना है तो Ctrl+X कर देना कीबोर्ड में, ठीक है। फिर हम जो फर्स्ट सेल है हमारा उस पर क्लिक करना जहाँ पर हमको कॉपी करना है ना फॉर्मूला, उस पर क्लिक कर हमारा जो माउस है ना उसको बटन को होल्ड करके मतलब ड्रैग करना है लास्ट सेल तक, जितने भी 40 स्टूडेंट है लास्ट सेल तक करना है, जहाँ तक आपको फॉर्मूला चाहिए, जहाँ तक आपको आंसर चाहिए, ठीक है। फिर आप वो लेफ्ट माउस को रिलीज कर देना, ठीक है। पूरा सिलेक्ट कर लिया है ना, पूरा ड्रैग करके जहाँ तक के बच्चे थे, जैसे यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी लाइनें नहीं दिख रही डॉट 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 करके, ये यहाँ पर, तो इसे सिलेक्ट कर लिया। अब राइट क्लिक करना और उस पर पेस्ट कर देना या फिर Ctrl+V कर देना, तो सारा आंसर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सारे कॉपी हो जाएंगे और सारे आंसर्स भी आ जाएंगे। फिर आता है अब फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट, अब फॉर्मेट भी करना है, यानी उनको मतलब हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, कलर उसका चेंज करना है, तो हम लोग कर सकते हैं उसको। फॉर्मेटिंग का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मेटिंग में यही सारी चीज़ आती है, बोल्ड इटैलिक ये सब करना, हाईलाइट करना चीज़ें। तो अगर उसको टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चेंज करना है तो वो क्या करेंगी, तो देखो इसमें यहाँ पर पूरा साफ साफ देखो मैं आपको बता ही देती हूँ ना, अगर उसको डिफरेंट स्टाइल जैसे साइज बिगर करना है हेडिंग का, है ना, उसको टेक्स्ट स्टाइल जैसे चेंज करनी है, फॉन्ट ड्रॉप डाउन खोलोगे है ना, तो उसमें जोन सी भी स्टाइल आपको अच्छी लग रही है वो वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब चूज कर सकते हो। फिर आ जाएगा हमारा अगर आपको अलाइन चेंज करना है ना, मतलब आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है कि सेंटर में रखना है, तो आप क्या करोगे, जो वहाँ पर टूल बार गिवन होगा ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ऐसी लाइन लाइन ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं, तो उस पर क्लिक करना और वहाँ पर ये अलाइंड टेक्स्ट का होगा, तो वहाँ पर आपको जिसको भी लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करना है उसको सिलेक्ट कर लेना उस सेल को, और आप वो कर सकते हो, चूज कर लेना लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए, है ना, ठीक है। अब आता है हमारा हाईलाइट, अगर हम हमारे टेक्स्ट को हमको हाईलाइट करना है, अगर तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अगर बोल्ड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टूल बार में जाके ये सारा चीज होगी, टूल बार आइकन में जाओगे तो यहाँ पर ये बोल्ड का लिखा है, इस पर या तो फिर Ctrl+B भी कर सकते हो, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए कर सकते हो, ठीक है, ये भी वहीं पे मिलेगा टूल बार में जाके। अगर आपको इटैलिक करना है तो Ctrl+I कर सकते हो, ये भी टूल बार में जाके वहीं पे मिल जाएगा, तो सिलेक्ट करोगे सेल और उस पर बोल्ड पे क्लिक कर देना या फिर Ctrl+B कर देना तो आपका आ जाएगा। फिर आता है अब कुछ एडवांस फीचर है स्प्रेडशीट के, वो देख लेते हैं हम लोग, जैसे सॉर्टिंग डेटा। तो सॉर्टिंग ऑफ डेटा क्या होता है ना बेटा, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो अब उस जैसे मिस्टर शर्मा है ना, और उसको चाहिए टॉप 3 स्टूडेंट्स जो हैं जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है ना, तो वो चाहिए, तो अब क्या वो 100 स्टूडेंट्स में ढूंढती रहेगी क्या, नहीं, तो सॉर्टिंग ऑफ डेटा ईजी बना देता है ये सब चीज़ें करने को, कि बता देगा कि कौन सी 3 लोग हैं जिनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक आई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करना है जिनको आपको सॉर्ट करना है, ठीक है, ये जैसे ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गई, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको उस डेटा पे फिर क्या करना है, क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ये ऊपर डेटा शो हो रहा होगा, यहाँ पर डेटा पे क्लिक करना, फिर वहाँ पर ऐसे आ जाएगा ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पर आप सॉर्ट पे क्लिक कर देना, फिर सॉर्ट पे आप लोग क्लिक करोगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ होगा ऐसा क्लिक, तो वहाँ पर कहीं पे क्लिक करोगे की 1 पे, ठीक है, की 1 पे,
तो देखो बाय डिफॉल्ट ना जो कंप्यूटर क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबको कर देता है, यानी लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट फॉर्म में ऐसा वो ला देता है, ठीक है। तो फिर आप आपका चेंज कर सकते हो ना, वहाँ पर छोटे से मतलब जिसके कम मार्क्स आए फिर हाई 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 जिसके आए वैसे किया, तो आप फिर आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। फिर ओके पे क्लिक कर कर यहाँ पर आपका डेटा उस वाले फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। फिर जितने भी हाईएस्ट मार्क्स वाले लोग होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और फिर सबसे लोएस्ट नीचे आ जाएंगे, तो उससे हेल्प हो जाएगी कि टॉप 3 स्टूडेंट्स वो निकाल पाएगी, बिगनिंग में ही दिख जाएंगे। फिर आता है फिल्टरिंग डेटा। अब देखो तो देखो इसमें क्या है ना, अब जो मिस्टर शर्मा उसको उसमें बहुत सारे सेक्शंस के बच्चे हैं सेम क्लास के, बाद अलग अलग सेक्शन के, लेकिन उसको 12th A के ही चाहिए, तो अब वो क्या करेगी, तो वो फिल्टर का यूज़ करेगी, ठीक है। तो अब फिल्टर कैसे अप्लाई होगा टेबल पे, तो आप लोग क्या करोगे, ऑटो फिल्टर आइकॉन पे जाओगे जो कि टूल बार में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, अपनी जो बोल सकते हैं कि अपनी जो सिलेक्टेड सेल्स है ना, कॉलम जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट किए, तो उस पर हम लोग फिल्टर लगा देंगे। तो उस पर क्या होगा ना, ये जो ऊपर दिख रहे देख रहे हो ना अब, ये यहाँ पर ये टॉप पे ये सारी ऐसे ऐसे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास पे फिल्टर लगाएंगे। तो हम लोग क्लास पे फिल्टर लगाएंगे तो फिर ना एक ड्रॉप डाउन, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे ना तो ऐसा ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसमें सारी सबके बताए गए होंगे कि ये 12th A का है, ये 12th B का है, ठीक है। उसमें सबकी वैल्यूज लिखी होगी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि तो हम लोगों ने सब, अब देखो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारे चेक होंगे, मतलब सब पे टिक लगा होगा, 12th A पे भी 12th B पे भी। लेकिन अगर आपको सिर्फ 12th A का देखना है ना, तो आप वहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाके जो 12th B है उसको अनचेक कर देना, तो सिर्फ क्लास जो 12th A है ना, तो उसकी सारा आ जाएगा डेटा, जैसे यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर क्लिक ओके कर देना, तो जितना भी डेटा ऑफ स्टूडेंट्स हैं ओनली क्लास 12th A के डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है अगर आपको प्रोटेक्ट करना है फाइल पासवर्ड से, तो आपको क्या करोगे कि ना टूल्स पे जाओगे है ना, और वहाँ पर सिलेक्ट करोगे प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट, ठीक है। जैसे ही आप प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे ना, ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर आप पासवर्ड लिखना, कंफर्म पासवर्ड करना और ओके कर देना, ठीक है। फिर आप क्लोज करोगे ना फाइल, फिर जब ओपन करोगे तो पासवर्ड वो मांगेगा, ठीक है। फिर अब दूसरा क्या तरीका है हमारी स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करने का, तो आप क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करना, फिर वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सेव एज पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा ऐसा, तो वहाँ पर लिखा होगा टाइप फाइल नेम और क्लिक सेव विथ पासवर्ड। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है सेव विथ पासवर्ड पे, ठीक है। फाइल नेम टाइप करोगे और जब सेव का आएगा ना, तो मतलब फाइल जो आपको नेम जिसको जो भी लिखना है आपको वो टाइप कर देना, फिर वहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सेव विथ पासवर्ड, फिर उस पर क्लिक करोगे ना तो वो सेव हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कंफर्म करके पासवर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड लिख देना, कंफर्म कर देना, ओके कर देना, तो हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, हमारे जो मतलब ये किस काम आता है, ये एक डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने में काम आता है, ठीक है। इसमें हम लोग एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस को ला सकते हैं, इमेजेस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और ना बोल सकते हैं कि ना ये जो प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे ना, इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को, ठीक है। ये बहुत इजी बना देता है ऑडियंस को, ताकि मतलब इमेजेस के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाना ही क्या होता है, जिसमें ग्राफ्स का, चार्ट्स का ये सब यूज़ हो, है ना। तो अब हमारे कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे लिबर ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट यानी पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स, एप्पल की नोट। आई थिंक ये वाला चैप्टर तो आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि यार जेनजी जनरेशन हो, टेक्नोलॉजी का इतना तो नॉलेज आई थिंक होगा, है ना। तो आप लोग आपके मन से भी चीज़ें लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रही हूँ वही लिखो। तब देखो क्या स्टेप्स है लिबर ऑफिस इम्प्रेस की, वैसे तो इतने सारे, लेकिन अगर आप एक सीख गए तो आपको सारे आ जाएंगे प्रेजेंटेशन में, मतलब इनको यूज़ करना। सबसे पहले तो इंस्टॉल करोगे, है ना। फिर वही सेम प्रोसेस है जैसे लिबर ऑफिस कैल्क की थी, कि सर्च करोगे और क्लिक कर दोगे, फिर आपकी ऐसी ऐसी स्लाइड आ जाएगी, है ना, ऐसी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है अपने प्रेजेंटेशन में, तो आप कैसे करोगे, ठीक है।
यहाँ पर ये टेक्स्ट सेट करोगे तो ये जो ऊपर वाला है ना, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर टाइटल लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं टाइटल, फिर उसके बारे में यहाँ पर क्लिक करके उसकी डिटेल लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे यहाँ वाटर साइकिल टाइटल है, उसकी स्टेप्स लिख दी तो डिटेल लिख दी, ठीक है। अगर हमको सेव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, वहाँ पर सेव पे या फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे, तो अगर हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे ना, तो सेव एज का ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, तो और फिर वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमको कौन से फोल्डर में डालना है, हमारे फाइल डेस्कटॉप पे डालना है कि कहीं में डालना है, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ना ऐसा आ जाता है, ये ऐसा करके फाइल नेम सेव हो जाता है, तो आप आपको सेव कर सकते हो, आप आपके हिसाब से नाम लिख दो और फिर सेव कर दो, ठीक है, और Ctrl+S भी आप लोग वहां पर कर सकते हो। फिर आता है आपको क्लोज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे, है ना, फाइल पे क्लिक करके हम लोग क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ये ऐसा वाला, है ना, तो ऐसा आ जाएगा। तो अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप लोग डोंट सेव करके भी कर सकते हो, और अगर आपको सेव करना है तो सेव डॉक्यूमेंट करके उस पर क्लिक कर सकते हो, सेव कर सकते हो। फिर अगर आपको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, लिबर ऑफिस इंप्रेस ओपन करोगे, फाइल पे क्लिक करना, सिलेक्ट ओपन, फाइल पे क्लिक करोगे ना तो वहां पर ओपन वाला ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ओपन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, फिर ओपन वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया ना, फिर वहां पर आप लोग सिलेक्ट कर देना कि कौन सी फाइल आपको सेव करनी है, मतलब सेव क्या करनी है, मतलब कौन से फोल्डर में आपने सेव की थी, आपको याद होगा ना, तो फिर वहां पर जाके आप सिलेक्ट करना, ठीक है, यानी फाइल पे जाकर ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन मतलब पहले तो आपको वही लिबर ऑफिस इंप्रेस ही खोलना है ना, फिर फाइल पे जाना, फिर वहां पर ओपन का ऑप्शन होगा, फिर ओपन पे क्लिक करोगे, फिर ओपन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर आप लोग सिलेक्ट कर लेना कौन से फोल्डर में भैया सिलेक्ट किया था, जैसे डेस्कटॉप पे किया था तो उस पर क्लिक कर देना, तो आपकी वो जो सी आपने फाइल बनाई वो आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है अगर आपको प्रिंट करना है आपके प्रेजेंटेशन को, तो क्या करोगे, फाइल पे जाओगे, ठीक है, वहां पर प्रिंट का ऑप्शन होगा, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन होगा, या फिर Ctrl+P भी कर सकते हो, फिर ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर से ना वो प्रिंटर अटैच होगा तो डायलॉग बॉक्स में दिख जाएगा आपको, तो मतलब तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपी जितनी भी आपको प्रिंट करनी है, जितनी भी स्लाइड्स सिलेक्ट ऑल कर लेना, अगर आपको ऑल स्लाइड सिलेक्ट करना है तो फिर ऐसे करके सारे चूज करके आप ओके कर देना। अब आता है वर्किंग विद स्लाइड्स एंड टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन, तो अब आप नई नई स्लाइड्स कैसे ऐड कर सकते हो आपके प्रेजेंटेशन में, तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे स्लाइड्स पे ऊपर ऑप्शन होगा स्लाइड्स का, यहाँ पर जाना, वहां पर ये ऐसा Ctrl+M भी कर सकते हो, और न्यू स्लाइड यहाँ पर लिखा होगा उस पर क्लिक कर लेना, है ना, तो आपका क्या होगा, न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। फिर आपको जो भी आपके लेआउट, जो भी अरेंजमेंट आपको टेक्स्ट बॉक्स का जो भी करना है ना, जो आपकी प्रीवियस वन में था वो आप कर सकते हो। फिर डिलीटिंग द स्लाइड, तो देखो डिलीटिंग द स्लाइड में पहले स्लाइड में जाना, ठीक है, पहले तो सिलेक्ट करना जो स्लाइड आपको डिलीट करनी है, ठीक है, फिर स्लाइड पे ऊपर जो स्लाइड लिखा है ना वहां पे क्लिक करना, फिर वहां पर ऐसा ड्रॉप डाउन आ जाएगा डिलीट स्लाइड का, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, तो वो स्लाइड जो है डिलीट हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप लोग डिलीट वाली की जो कीबोर्ड में रहती है ना, पहले तो आप सिलेक्ट कर लेना स्लाइड, और डिलीट वाली की कीबोर्ड में जो होती है वो क्लिक कर देना, तो उधर से भी हो जाएगा। फिर अगर आपको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऐड ऑन करना है तो आप लोग क्या करोगे, तो देखो यानी फॉन्ट साइज को वो करना है, बढ़ाना है, या फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, तो कैसे करोगे, अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे प्रेजेंटेशन को, तो देखो, तो वहां पर तो बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल होंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, जैसे ये यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन पे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे फॉन्ट स्टाइल, तो वहां पर ऐसा बहुत सारी स्टाइल आ जाएंगी, है ना, तो वहां पर कोई सी भी एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेना, है ना। फिर अगर आपको चेंज करना है टेक्स्ट का साइज, तो आप लोग क्या करोगे, फॉन्ट साइज पे जाना, फॉन्ट साइज वाले ड्रॉप डाउन पे जाना, फिर वहां पर जो भी साइज 8, 12, 14, 22 जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज भी बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। फिर अगर आपको हाईलाइट टेक्स्ट करना है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक करना है, तो आप लोग क्या करोगे, टाइप पे जाओगे, तो सबसे पहले तो जो टेक्स्ट आपको बोल्ड, इटैलिक जो भी अंडरलाइन जो भी करना है उस पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, फिर वहां पे एक प्रॉपर्टीज टैब होगा, ठीक है, मोबाइल आइकॉन में जाके, तो वहां पर टैब पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे सब कुछ आ जाएगा, ये जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा, एक सेकंड में आपको बताती हूँ, ये ऐसा, तो आपको जो भी करना है, बोल्ड करना है, ये तो लाइन अलाइन, ये तो लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन है, लेकिन अगर आपको जो भी करना है जैसे इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो वो आप कर सकते हो वहां पर जाके। फिर अगर आपको जैसे आपको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर करना है, फिर जस्टिफाई करना है, तो आप लोग क्या करोगे, तो आपको जो सा भी टेक्स्ट को अलाइन करना है ना, लेफ्ट राइट जो भी करना है, तो आप लोग वो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना, है ना, मतलब वो ऑप्शन पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, वहां पर प्रॉपर्टीज टैब में जाकर जो भी ये ऐसा आ जाएगा, ये आया समझ, ये ऐसा करके आ जाता है, एक्चुअली शायद ये फोटो ऊपर नीचे होगा, ये यहाँ पर ऐसा करके लेफ्ट लाइन राइट लाइन, फिर आप लोग सिलेक्ट कर लेना, आपको सेंटर करना है कि क्या करना है, और ये जो ऊपर वाले का मैं बता देती हूँ बोल्ड इटैलिक, वो ये है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, जो भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपको आपके जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, तो देखो, तो फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन में ना बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, तो फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन पे जाओगे ना तो वहां पर ऐसा हाईलाइट कलर का ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू आ जाएगा पूरा, ठीक है, तो वहां पर आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका जैसे ये इवापोरेशन का कलर चेंज हो गया था, ऐसा चेंज हो जाता है वहां पर जाके, ठीक है, फॉन्ट कलर जैसे ये यहाँ पर बता देती हूँ ना, ये फॉन्ट कलर पे गए, फिर यहाँ पर हाईलाइट वाला ऐसा दिख रहा होगा आपको, तो उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आता है आपको एडवांस फीचर प्रेजेंटेशन में, तो देखो अगर आपको शेप्स प्रेजेंटेशन में लाना है ना, और इंटरेस्टिंग बनाना, अब जैसे कलर वाला डाल दिया हम लोगों ने तो और इंटरेस्टिंग हो गया, अब शेप्स वगैरह से भी हम लोगों को और इंटरेस्टिंग बना देना है ना, जैसे लाइंस हो गई, जैसे ये वाटर साइकिल इसमें एरोस का यूज किया गया, लाइंस, स्क्वायर, सर्कल, एरो सिंबल जो जिसका भी यूज करना है आप लोग इसमें कर सकते हो। तो देखो अगर आपको एरो को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ भी शेप को सिलेक्ट करना है ना तो आपको सबसे पहले इंसर्ट पे जाना पड़ता है, इंसर्ट पे जाकर आप लोग सिलेक्ट करोगे कौन सा शेप चाहिए, कौन सा मतलब सर्कल चाहिए या एरो वाला शेप चाहिए, ये जो भी चाहिए आपको है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो वहां पर एरो पे क्लिक कर देना, यहाँ पर हम लोग एरो का दिख रहा है ना, आपको कोई सा भी शेप कर सकते हो, तो एरो पे क्लिक कर देना, तो वहां पर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोस दिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, तो जो सा भी आपको रिक्वायर्ड है वो वाला कर लेना, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर एरो रिक्वायर्ड है ये वाटर साइकिल में, तो वो वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर जब आपने शेप इंसर्ट कर दिया ना अपनी स्लाइड में, तब आप जाके प्रॉपर्टीज टैब में जाके जो आपके जो शेप्स है, मतलब जो आपने जो जैसे एरो का जो शेप लिया है ना, उसको आप लोग उसके कलर, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन सब चेंज कर सकते हो, मतलब उसको भी और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फिर आता है कि इंसर्टिंग क्लिप आर्ट्स एंड इमेजेस, अब आपको इमेजेस वगैरह डालनी है और प्रेजेंटेबल बनाना है तो कैसे करोगे, तो देखो सिलेक्ट पे इंसर्ट पे जाना, ये जैसे ये देखो ये इंसर्ट पे गए, यहाँ पर इमेजेस लिखा होगा, तो वहां पर इमेजेस पे क्लिक करोगे ना तो इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा कि आपको कौन से फोल्डर से सिलेक्ट करना है, कौन सा इमेज चाहिए, सब पूछेगा, फिर आपको क्या करना है, जोन सा भी उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है, तो आपकी जो फिर क्या करेंगे फिर आप लोग क्या करोगे, जो भी इमेज चाहिए उसको इंसर्ट कर देना, तो इससे देखो ये वाटर साइकिल में कर देना, तो इससे बहुत और प्रेजेंटेबल हो गया, ठीक है। फिर आता है चेंजिंग स्लाइड लेआउट, यानी इसका मतलब ये है
कि देखो एक सेकंड, तो ये लेआउट में मतलब ऐसा कर सकते हो, अगर आपको इमेज लेफ्ट साइड पे चाहिए और आपको अगर टेक्स्ट राइट साइड पे लिखना है तो आप वैसा लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। वन टाइटल और टू बॉक्सेस वाला लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर आपको कैसे प्रेजेंट करना है उस टाइप से आप लोग लेआउट पर जाकर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसा ये इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था। अब जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट हमारी बची है वो हम लोग पार्ट बी में करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी जल्दी वीडियोस मिल जाए, ताकि आप लोग ये पहले 3 चैप्टर्स कर लो, फिर वो जो 2 वीडियोस है वो भी आ रही है, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।